नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब का 8th एडिशन को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रियम्बल वाले चैप्टर को डिस्कस किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फंडामेंटल टॉपिक पर, जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। ये टॉपिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस डिफाइन करता है, क्योंकि यहीं से डिसाइड होता है कि हमारा देश किस तरह का यूनियन है, उसका ऑफिशियल नेम क्या है और उसकी टेरिटोरी में क्या क्या इंक्लूडेड है। ये चैप्टर समझना ज़रूरी है क्योंकि इसी फ्रेमवर्क के ऊपर पूरा इंडियन पॉलिटी टिका हुआ है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 1 को। तो देखिए, ये कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे यूनियन शब्द यूज हुआ है, फेडरेशन नहीं। ये सब सोच समझकर रखी गई थी। यूएसए जैसे देश में फेडरेशन स्टेट्स के एग्रीमेंट से बना था, लेकिन इंडिया की कहानी अलग है। यहाँ स्टेट्स अलग से एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करके नहीं बनी, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही एक यूनाइटेड इंडिया को रिकॉग्नाइज किया। मतलब इंडिया एक यूनियन है जिसमें स्टेट्स अपनी आइडेंटिटी तो रखते हैं, लेकिन वो अलग होने का ऑप्शन नहीं रखते। अब सवाल आता है कि यूनियन ही क्यों, फेडरेशन क्यों नहीं? तो इसका जवाब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में मिलता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि इंडिया एक फेडरेशन भी है और नहीं भी। फेडरेशन इस सेंस में है कि स्टेट्स को पावर दिए गए हैं, उनके पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी है। लेकिन फेडरेशन नहीं इस सेंस में कि उन स्टेट्स को ब्रेक करके अलग होने का राइट नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक स्ट्रॉन्ग सेंटर प्रोवाइड करता है जो हमारी यूनिटी को परमानेंट बनाता है। इसी वजह से इंडिया को कहा गया एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अब आते हैं एक और हिस्टोरिकल डिस्कशन पर, यानी कि हमारे देश का नाम। इस टॉपिक पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स के बीच काफ़ी डिबेट हुई थी। कुछ लोग चाहते थे कि नाम हो भारत, जो हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन और हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ इंडिया नाम इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और कंटिन्यूटी के लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए एक कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा गया इंडिया दैट इज़ भारत। मतलब दोनों ही नेम्स इक्वली वैलिड है। डोमेस्टिक यूजेज में भारत और इंटरनेशनल डीलिंग्स में इंडिया, दोनों ही सही है। यहाँ पे आर्टिकल 1 के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ डिफाइन होती है, जो है टेरिटोरी ऑफ इंडिया। इसमें 3 कैटेगरीज आती है। पहला है टेरिटोरीज ऑफ द स्टेट, मतलब जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल ETC, ये अपने बाउंड्रीज के साथ ऑफिशियली टेरिटोरी ऑफ इंडिया का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है यूनियन टेरिटोरीज। तो ये डायरेक्टली सेंटर के अंडर आते हैं। इनके पास स्टेट्स की तरह ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं होती, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ETC। नेक्स्ट है टेरिटोरीज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब है कि अगर फ्यूचर में इंडिया कोई नया एरिया ट्रीटी या कॉन्क्वेस्ट के थ्रू एक्वायर करता है, तो वो भी ऑटोमेटिकली टेरिटोरी ऑफ इंडिया के स्कोप में शामिल हो जाएगा। मतलब हमारी टेरिटोरी का कॉन्सेप्ट डायनामिक है, जो टाइम के साथ बढ़ भी सकता है। इसका एग्जाम्पल हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में भी दिखता है, जैसे कि दादरा एंड नगर हवेली को पोर्तुगीज से छुड़ाकर इंडिया में मर्ज किया गया। उसके बाद गोवा और दमन एंड दीव को भी इंटीग्रेट किया गया। पुडुचेरी, जो एक फ्रेंच कॉलोनी थी, पीसफुल नेगोशिएशंस के बाद इंडिया का हिस्सा बना। और सिक्किम, जो पहले एक प्रिंसली स्टेट था, लोगों के रेफरेंडम के बाद ऑफिशियली एक इंडियन स्टेट बना। तो दोस्तों इन सभी एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि इंडिया की टेरिटोरी फिक्स नहीं है, बल्कि इवॉल्विंग है, जिसमें नए रीजन्स टाइम के साथ जुड़ते रहे हैं। तो ये था आर्टिकल 1 का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझने वाले हैं, जो अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और वो है टेरिटोरी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये दोनों टर्म्स अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं और उनका स्कोप भी अलग है। तो चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो पहले बात करते हैं यूनियन ऑफ इंडिया की।
तो दोस्तों जब हम यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं तो इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स ऑफ इंडिया। मतलब वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु ये सब स्टेट्स मिलके यूनियन ऑफ इंडिया बनाते हैं। इसमें यूनियन टेरिटोरीज या एक्वाइड टेरिटोरीज इंक्लूड नहीं होते। सिंपल शब्दों में यूनियन ऑफ इंडिया इज इक्वल्स टू ओनली स्टेट्स। अब आते हैं टेरिटोरी ऑफ इंडिया पर। तो ये एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें स्टेट्स के साथ साथ यूनियन टेरिटोरीज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्वाइड टेरिटोरीज भी शामिल होते हैं। मतलब अगर कल को इंडिया कोई नया एरिया ट्रीटी, परचेज या कॉन्क्वेस्ट से एक्वायर करता है तो वो भी ऑटोमेटिकली टेरिटोरी ऑफ इंडिया का पार्ट बन जाएगा। यानी टेरिटोरी ऑफ इंडिया इज इक्वल्स टू स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटोरीज प्लस एक्वाइड टेरिटोरीज। तो दोस्तों यहाँ पे मेन डिफरेंस ये है कि यूनियन ऑफ इंडिया एक छोटी और स्पेसिफिक टर्म है जो सिर्फ स्टेट्स तक लिमिटेड है, जबकि टेरिटोरी ऑफ इंडिया एक ब्रॉडर टर्म है जो पूरे देश के हर हिस्सा को कवर करता है, चाहे वो स्टेट हो, यूनियन टेरिटोरी हो या फ्यूचर में एक्वाइड एरिया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट और डायनामिक प्रोविजन के बारे में जो है पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स। ये पावर्स आर्टिकल 2 और 3 में दिए गए हैं और इन्हीं की वजह से इंडिया का पॉलिटिकल मैप टाइम टू टाइम बदलता रहता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। तो यहाँ पे पहले समझते हैं आर्टिकल 2 को। तो ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो नए स्टेट्स को इंडिया के यूनियन में एडमिट या एस्टैब्लिश कर सके। मतलब कल अगर कोई नया एरिया या टेरिटोरी इंडिया के साथ मर्ज होता है तो पार्लियामेंट एक लॉ बनाकर उसे ऑफिशियली एक स्टेट डिक्लेयर कर सकता है। जैसे गोवा को पोर्तुगीज से लेने के बाद 1987 में पार्लियामेंट ने उसे एक स्टेट बनाया। तो अब आते हैं आर्टिकल 3 पर जो पार्लियामेंट को और भी डिटेल पावर्स देता है। इसके अंडर पार्लियामेंट नए स्टेट्स बना सकते हैं, चाहे एग्जिस्टिंग स्टेट के कुछ पार्ट को अलग करके या 2 स्टेट्स को मर्ज करके। इसके तहत पार्लियामेंट किसी स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हैं, किसी स्टेट का एरिया कम कर सकते हैं, किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सकते हैं या किसी स्टेट का नाम भी बदल सकते हैं। मतलब पार्लियामेंट के पास एक तरह से फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के मैटर्स में। लेकिन दोस्तों ये पावर्स पार्लियामेंट सीधे एक्सरसाइज नहीं करता, इसके लिए एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। पार्लियामेंट को चाहे आर्टिकल 2 के अंडर नए स्टेट्स बनाना हो या आर्टिकल 3 के अंडर किसी स्टेट का बाउंड्री, नाम या एरिया चेंज करना हो, दोनों ही केसेज में एक मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप होता है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन। मतलब कोई भी ऐसा बिल पार्लियामेंट में तब तक इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता जब तक प्रेसिडेंट उसकी अप्रूवल ना दे। यहाँ पे जब बिल आर्टिकल 3 के अंडर होता है, मतलब किसी एग्जिस्टिंग स्टेट को इम्पैक्ट करता है, तो प्रेसिडेंट उस बिल को कॉन्सर्न स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करते हैं। यानी जिस स्टेट का बाउंड्री या नाम बदलने वाला है उससे फॉर्मली कंसल्ट किया जाता है। इस केस में स्टेट लेजिस्लेचर अपना ओपिनियन दे सकता है, लेकिन उनका ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होता। मतलब अगर स्टेट अपोज भी करे तो भी पार्लियामेंट उस बिल को पास कर सकता है। इसका मतलब यह है कि फेडरल स्ट्रक्चर के बावजूद फाइनल पावर पार्लियामेंट के पास ही रहती है। प्रेसिडेंट इस प्रोसेस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल गेटकीपर की तरह काम करते हैं और इंश्योर करते हैं कि स्टेट्स को इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन फाइनल डिसीजन यूनिटी और नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर हो। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट जुडिशियल पॉइंट पे। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। मतलब स्टेट्स का बाउंड्रीज, एरिया या नाम पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, लेकिन स्टेट्स खुद अपने आप सेसीड या ब्रेक नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट यूएसए से अलग है जहां स्टेट्स के पास थियोरेटिकली विथड्रॉल का ऑप्शन होता है। तो ये था पार्लियामेंट के पावर्स रिगार्डिंग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। इसी वजह से इंडिया का मैप 1950 से लेकर आज तक कई बार चेंज हो चुका है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम एक यूनिक और थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है सेशन ऑफ टेरिटोरी। मतलब क्या इंडिया अपनी टेरिटोरी किसी दूसरे कंट्री को दे सकता है, और अगर हाँ तो किस प्रोसेस के थ्रू।
इसे समझने के लिए दो इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को देखना पड़ता है, जिसमें पहला है बेरुबारी यूनियन केस। तो देखिए, ये केस इंडिया और पाकिस्तान के बीच लैंड सेटलमेंट से जुड़ा था। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि क्या पार्लियामेंट एक सिंपल लॉ बनाकर अपना टेरिटोरी किसी दूसरे देश को दे सकता है। इसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली दिया कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर इंडिया अपना कोई टेरिटोरी सीड करना चाहता है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 कंपलसरी होगा। मतलब टेरिटोरी देना इतना सिंपल काम नहीं है, उसके लिए पार्लियामेंट को अमेंड करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं 1969 की सुप्रीम कोर्ट रूलिंग की। तो देखिए, यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अगर एक एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट होता है जिसमें कोई सेशन इन्वॉल्व नहीं है, मतलब इंडिया की टेरिटोरी किसी और देश को ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बाउंड्री एडजस्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटलमेंट है तो वो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर ही वैलिड है। यहाँ पे दोस्तों कन्फ्यूजन ये होती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेशन एंड एडजस्टमेंट। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए आपके और आपके पड़ोसी के घर के बीच में एक गार्डन है और इसके बाउंड्री को लेकर आप दोनों में परेशानी है। यहाँ पे अगर आप पूरा गार्डन परमानेंटली उन्हें दे देते हैं तो ये सेशन है, आपने अपना हिस्सा परमानेंटली छोड़ दिया। ये सिर्फ लेकिन अगर आप दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि बाउंड्री थोड़ा इधर उधर शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि पुरानी मैप गलत थी, तो ये सिर्फ एडजस्टमेंट है। इस केस में आप दोनों का मालिकाना हक जारी है, सिर्फ बाउंड्री लाइन थोड़ी एडजस्ट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही लॉजिक फॉलो किया था 1969 के डिसीजन में। तो दोस्तों इस तरह सेशन ऑफ टेरिटोरी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दी। 1960 में बेरुबारी केस ने अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट बताई और 1969 के रूलिंग ने एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट्स की वैलिडिटी को एक्सेप्ट किया। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट किया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ टेरिटोरीज विद बांग्लादेश के बारे में। तो दोस्तों ये इशू 1947 के पार्टीशन से शुरू हुआ था और फाइनली 2015 के 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सॉल्व हुआ। तो चलिए इस इशू को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहले समझते हैं इसकी बैकग्राउंड को। तो देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक बहुत लंबा बॉर्डर है, लगभग 4096 किलोमीटर का। नेचुरली इतनी बड़ी बॉर्डर होने की वजह से एनक्लेव्स और एडवर्स पोजेशन जैसे डिस्प्यूट्स कॉम्प्लिकेटेड बन गए थे। इसकी शुरुआत हुई 1947 के रेड क्लिफ अवार्ड से। पार्टीशन के टाइम बाउंड्री एकदम जल्दी जल्दी खींची गई बिना प्रॉपर ग्राउंड सर्वे के। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ गांव गलती से दूसरे कंट्री के अंदर चले गए और कुछ पूरी तरह से एनक्लेव्स बन गए। 1958 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच नेहरू नूर एग्रीमेंट साइन हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव था बाउंड्री डिस्प्यूट्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करना और कुछ एरियाज एडजस्ट करना, लेकिन ये काफ़ी लिमिटेड स्कोप था और पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। यहाँ पे दोस्तों इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास किया था। इसके थ्रू कुछ टेरिटोरीज ऑफिशियली एक्सचेंज की गई थी पाकिस्तान के साथ। ये एक एग्जाम्पल बना कि टेरिटोरी एक्सचेंज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंडेटरी होता है। यहाँ पे दोस्तों एक क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार पाकिस्तान का जिक्र क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, बांग्लादेश तब तक पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। बांग्लादेश 1971 में एक अलग देश बना। अब समझते हैं 1974 की लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को। तो ये फ्रेमवर्क था एनक्लेव्स और एडवर्स पोजेशन को रिजोल्व करने के लिए। मतलब जो एरियाज प्रैक्टिकल कंट्रोल में दूसरे देश के थे उन्हें ऑफिशियली एक्सचेंज करके क्लैरिटी लाई गई। यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि एनक्लेव्स होते क्या है। तो इसका मतलब है एक कंट्री का छोटा सा हिस्सा जो कम्प्लीटली दूसरे कंट्री के टेरिटोरी के अंदर घिरा हुआ हो।
जैसे मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं लेकिन आपका पूरा गांव बांग्लादेश के एरिया से सराउंडेड है। यहाँ पे आपको इंडिया पहुँचने के लिए हमेशा बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। इसी सिचुएशन को एनक्लेव कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसका बैकग्राउंड अच्छे से कवर किया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल ऑफ 2011 रिलेटेड टू लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। तो देखिए ये प्रोटोकॉल 1974 के लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का कंटिन्यूएशन था और फाइनली 2015 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोटोकॉल की डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, वो है 6 सितंबर 2011। इसी दिन इंडिया और बांग्लादेश ने प्रोटोकॉल साइन किया था। इस प्रोटोकॉल का मेन पर्पज था एनक्लेव्स और अनडिमार्केटेड बाउंड्रीज को फाइनल रिजोल्व करना। मतलब जो एरियाज डिस्प्यूटेड थे या बाउंड्री लाइन क्लियर नहीं थी उनका प्रॉपर सर्वे, मैपिंग और फाइनल सेटलमेंट किया गया। एनक्लेव्स के लोग जो डिकेड से कन्फ्यूजन में जी रहे थे उनके लिए ये एक लाइफ चेंजिंग स्टेप था। यहाँ पे अनडेमार्केटेड बाउंड्री का मतलब था कुछ बॉर्डर स्ट्रेचेस जहाँ बाउंड्री लाइन प्रॉपरली मार्क ही नहीं थी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये प्रोटोकॉल अपने आप में अलग नहीं था, बल्कि ये 1974 के लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का ही एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। मतलब 1974 में इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें कुछ इशूज पेंडिंग रह गए थे। 2011 का प्रोटोकॉल उन्हीं अनरिजोल्व इशूज को क्लोज करने के लिए एक ऑफिशियल एडिशन था। यहाँ पे एक और क्रूशियल फैक्टर था कॉन्सर्न स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट। ये प्रोटोकॉल बिना असम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल के कोऑपरेशन के पॉसिबल ही नहीं था। ये इसलिए क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट्स डायरेक्टली इन्हीं 4 स्टेट्स को अफेक्ट कर रहे थे। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोटोकॉल को फाइनलाइज करने से पहले इन स्टेट गवर्नमेंट से कॉन्करेंस लिया ताकि ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन स्मूथली हो। नेक्स्ट पॉइंट है इट वाज ऑपरेशनलाइज्ड थ्रू 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए हम जानते हैं कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना हो तब तक टेरिटोरी एक्सचेंज लीगली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 2011 प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया। इस अमेंडमेंट के बाद ही इंडिया और बांग्लादेश के बीच एनक्लेव्स एक्सचेंज हुए, बाउंड्री डिस्प्यूट सोल्व हुए और सिटीजन्स को फाइनली क्लियर आइडेंटिटी और राइट्स मिले। तो दोस्तों ये था 2011 के प्रोटोकॉल का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो दोस्तों अब समझते हैं 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। तो सबसे पहले ये अमेंडमेंट का मेन पर्पज था 1974 के लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट और 2011 के प्रोटोकॉल को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना। इस अमेंडमेंट के बाद इंडिया ने अपने टेरिटोरी के 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को ऑफिशियली हैंडओवर कर दिया। ये एनक्लेव्स बांग्लादेश के अंदर लोकेटेड थे लेकिन टेक्निकली इंडिया के हिस्सा में थे। यानी कि इस अमेंडमेंट के बाद उनका फाइनल इंक्लूजन बांग्लादेश में हो गया। इसी एक्सचेंज के प्रोसेस ने बांग्लादेश ने अपने 51 एनक्लेव्स जो इंडिया के अंदर थे उन्हें इंडिया को हैंडओवर कर दिया। मतलब अब उन टेरिटोरीज के लोग प्रॉपर इंडियन सिटीजन्स बन गए जिनके पास फुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वोटिंग राइट्स और लीगल रिकॉग्निशन आ गया। ये एक्सचेंज असम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता था। इन्हीं स्टेट्स के कोऑपरेशन के बिना ये एक्सचेंज स्मूथ हो ही नहीं सकता था। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने एक्सचेंज ऑफ टेरिटोरीज विद बांग्लादेश को डिटेल में कवर किया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। अगर आपका आज के सेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।